हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स PT2 का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे 2024-25 का। ये एक सैम्पल पेपर है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है क्योंकि ओरिजिनल एग्ज़ाम्स तो आपका होंगे ही जनवरी में, ठीक है। तो ये पिछले कुछ ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस को पेपर को देखकर ये पेपर बनाया गया है। तो इसमें फुल मार्क्स होंगे आपके 40 और टाइम दिया जाएगा 1.5 आवर्स। तो इसमें 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में 10 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोग को, और सेक्शन बी में आप लोग को 3 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन डी जो है ये आप लोग का केस बेस्ड होगा, ठीक है। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस इन दिनों केंद्रीय विद्यालय में कंपलसरी कर दिया गया है, तो ये आप लोग को तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग फुल वीडियो देखना, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन क्वेश्चन कुछ इस तरह, क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से रहेगा आप लोग का। और इन सब के आंसर्स मैंने अलग से PDF नीचे बना के उसमें सारा आंसर्स लिखा हुआ है, आप लोग मैच कर लेना। एक एक क्वेश्चन, सारा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस मैंने जितने ही पेपर्स केंद्रीय विद्यालय के बनाए हैं, सारे पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रख के बनाए। जो क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोग को पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो फिर देख लो, इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इन सब का मैंने एक आंसर नीचे PDF बना, अलग से PDF बना के इसमें अटैच किया हुआ है इस क्वेश्चन पेपर के साथ। तो फिर यहाँ तक ये आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर ख़त्म हो गए। यहाँ तक आपका क्वेश्चन पेपर है और इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। तो पहला जो था MCQ क्वेश्चंस था, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 MCQ क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में। देखो, अ पॉलिनोमियल कंटेन्स डैश नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से है क्वेश्चन। तो पॉलिनोमियल जो होता है उसमें कितने टर्म्स होते हैं, उनमें एनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल एक ऐसा मतलब एक्सप्रेशन है ना, जिसमें आपका एक टर्म हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं उन सबको हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा एनी। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एज इज़ ए, है ना। एक क्यूब है मान लो इस तरह का, इसका सरफेस एरिया कितना होगा। इस तरह का क्यूब है तो इसका सरफेस कितने होते हैं, ये तो पूरा 4 साइड्स और दोनों, एक ऊपर का एक नीचे का लेने से 6 साइड्स, 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब में। तो अगर उसका ईच साइड का लेंथ अगर A है तो उसका सरफेस एरिया पूरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6A², है ना। नंबर 2 होगा आपका करेक्ट आंसर। 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर 1/10 का। वो कैसे, देखो 10 टू द पावर -1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये -1 है ना, 10 के ऊपर ये जो -1 है, इसको जब हम लिखेंगे, इसे हमें ये -1 के लिए हम इसको नीचे ऐसे लिखना होगा, ऐसे। और इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर एक 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 1 ना भी लिख के 1/10 भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। अगर 8 लोग मिलके कोई एक काम 20 डेज़ में कर सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछा है इन हाउ मेनी डेज कुड 20 men डू द सेम वर्क। फिर 20 लोग उस सेम वर्क को करने में कितना दिन लगाएंगे। तो देखो ये केस क्या है, पहले तो आपको पता करना पड़ेगा ये कौन सा केस है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन है। क्योंकि देखो, जब लोग ज़्यादा काम करेंगे तो कम डेज़ में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। कम लोग काम करेंगे तो डेज ज़्यादा होगा। तो एक क्वांटिटी आपका बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी कम रहा है ना, ऐसा हो रहा है। मेंस अगर बढ़ेंगे तो डेज़ आपका कम जाएगा, मैन अगर कमेगा तो डेज़ आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। तो जो भी आपका डाटा जो रहता है वो दिया रहता है, पहले आप लिख लोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है इफ़ 8 men है ना, तो पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ़ men, और उसके बाद देखो डेज़ है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप नंबर ऑफ़ डेज़। 8 men था, 8 हम यहाँ लिखेंगे, और डेज़ कितना था 20, इसको हम यहाँ लिखेंगे। और दूसरे केस में भी men आपको दिया है तो men वाला रो ऊपर था, यहाँ पे आप 20 लिखोगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंस तो फाइंड करना, तो ये हो गया आपका x, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। फिर देखो इसको यहाँ पे जैसे कि जब ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है तब क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो बराबर होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई का। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 8 × 20 इक्वल्स टू 20 × x, है ना। उसके बाद देखो
उसके बाद ईजिली सॉल्व करेंगे। x के साथ ये 20 जो है ना इधर मल्टीप्लाई है, जब ये 20 इधर को जाएगा, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो इसको अकेले करना पड़ेगा, जिसके लिए ये 20 इधर आ जाएगा। 20 जो है ना वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर वो आएगा तो इन दोनों के साथ हो जाएगा डिवाइड, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे इक्वल्स टू x। उसके बाद ये दोनों 20 तो कैंसिल हो गया, मतलब 8 बच गया, मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 8 डेज। मतलब अगर ठीक है, अगर 20 लोग काम करेंगे तो वही सेम काम को वो लोग 8 दिन में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट इसका क्या होगा, x प्लस a ये ब्रैकेट में है और x प्लस b ब्रैकेट b में है। तो ये तो आपका बुक का एक फार्मूला ही है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट में और x ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है प्लस a b। ठीक है, ये बुक का फार्मूला ही है, आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द क्यूब। मतलब क्यूब तो आप लोग को पता ही है, ये एक क्यूब है ना। इसका जो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसका जो अंदर का पूरा स्पेस है ना, वो स्पेस कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका आपको वॉल्यूम एक साइड फाइंड आउट करने बोला है, वो जो क्यूब था ना उसका एक साइड कितना होगा, वो आपको लेंथ ऑफ द साइड आपको फाइंड आउट करना बोला है। तो उसको फॉर्मूला पहले हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड ये होता है ना साइड क्यूब होता है कि नहीं, 3 बार हम लोग को ये करना होता है। लेंथ ऑफ द ईच साइड का क्यूब फिर क्या हो जाएगा, जो भी आपका वॉल्यूम दिया गया है उसको आप क्यूब रूट निकाल लोगे। जैसे कि 64 यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट निकालेंगे इसका। तो 64 एक ऐसा नंबर आपको सोचना है कि किस नंबर को बार बार 3 बार मल्टीप्लाई करने से आपका 64 आएगा, तो वो क्या होगा 4 होगा। इसको आप इस तरह से करके भी निकाल सकते हो बच्चों, एलसीएम निकाल के 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर वैसे ही 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। यहाँ पे 2 देखो कितने टाइम्स आया है, ये एक पेयर हो रहा है, एक पेयर हो रहा है, एक पेयर हो रहा है ना, तो इसका मतलब 4 × 4 × 4, तो इसलिए 4 × 4 × 4 आप जब करोगे ना तो 64 आएगा। मतलब तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये तीनों 4 में से एक 4 हम लेंगे ये क्यूब हट जाएगा, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर होगा ईच साइड का लेंथ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से देख लेना। तो जब भी एरिया कुछ भी दिया रहेगा, वॉल्यूम जो भी दिया रहेगा, आप उसको देखना कि क्या अगर वॉल्यूम है तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आपका 64 आएगा, वही उसका लेंथ ऑफ द ईच साइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 100 रेज टू द पावर 0। 100 रेज टू द पावर 0 हो या तो 2 रेज टू द पावर 0 हो, कुछ भी 5 रेज टू द पावर 0 हो, जब भी किसी भी नंबर का ऊपर में अगर रेज टू द पावर 0 है ना, तो उस होल नंबर का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये वाला होगा, तो यहाँ पे जो k है ना ये कांस्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कैसे दिया है x क्यूब है s स्क्वायर, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ये दोनों आपस में 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 x रेज टू द पावर 6 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका एक नंबर दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये किसके बराबर है ना, तो आप इसको देखो, जब इस नंबर को आप पहले इसको कितने जीरोज़ है आप काउंट कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने जीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और इसको भी लेंगे 8, क्योंकि हमेशा क्या होता है पहला नंबर के बाद हमें पॉइंट देना होता है। तो यहाँ पे नंबर्स तो 52 है, बाकी जीरो थे, तो हम लिखेंगे 52 और 5 के बाद बिठा देंगे पॉइंट, यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे 10। अब बात हुआ 10 के ऊपर कितना पावर बिठाए, तो 5 के बाद जितने भी नंबर्स हैं ना उसका हम पावर बिठा देंगे। इसको छोड़ के जितने नंबर्स हैं यहाँ पे कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 है ना, तो हम 10 के ऊपर 8 बिठा देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो सेक्शन बी, ये 2 मार्क्स का है। सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसमें से
क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। देखो सब्ट्रैक्ट, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको सब्ट्रैक्ट करना है ये पीछे वाले से, ये नहीं कि इससे आप लोग इसको माइनस कर देना। दिस फ्रॉम दिस, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम इधर लिखेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर ये वाला पूरा एक्सप्रेशन आएगा इधर, ठीक है। उसके बाद ये एज इट इज़ हम लिखेंगे, जबकि ये माइनस का साइन था तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसका सारा साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि 5x² के आगे कोई साइन नहीं है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये प्लस है, तो जब खुलेगा तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो ब्रैकेट खुल गया। नेक्स्ट स्टेप है हम सेम लाइक टर्म्स को एक तरफ करें, तो यहाँ पे 7x² लाइक टर्म्स है और यहाँ पे ये लाइक टर्म्स है, इन दोनों को हमने यहाँ लिखा, -4xy यहाँ लिखा और xy के साथ कोई लाइक टर्म है नहीं तो उसको छोड़ देंगे। 8y² यहाँ लिखेंगे और एक लाइक टर्म्स ये है, ये हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर +5x यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे और क्योंकि है नहीं x वाला, -3y और -6y को यहाँ एक साथ और +3 न्यूमेरिकल को अलग से लिख देंगे। लाइक टर्म्स को एक साथ करने के बाद में आप इसको सॉल्व करोगे। देखो 7x² -5x² कितना होगा, 7 में से 5 जाएगा, 2x² हो गया। यहाँ पे देखो इसका काम ख़त्म, और देखो -4xy, तो और इसके जैसा और कोई था नहीं तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, इतना काम ख़त्म हो गया हमारा। फिर 8y² और 4y² दोनों ही प्लस है तो दोनों को प्लस करके कितना होगा, 8 9 10 11 12 12y²। फिर यहाँ पे देखो 5x अकेले था तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, -3y और -6y दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है तो दोनों को प्लस करके हमें लिखना होगा, 6 7 8 9 9 लिख के, और माइनस ही साइन बैठेगा क्योंकि दोनों में माइनस था, यहाँ पे माइनस बिठा दिया और +3 यहाँ पे आप लोग लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 रेज़ टू द पावर -2। तो जब ऐसे नीचे में -2 रहता है ना, तो हम लोग उसको जब नॉर्मल करके लिखते हैं, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 का जो माइनस रहता है ना वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये 3 सीधा स्क्वायर हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 × 3, 3 3 हो गया आपका 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड whose volume is 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज़ 25 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड कैसा होता है, वो कुछ इस तरह का होता है ना। तो इसका आपका वॉल्यूम दे दिया है ना। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो वॉल्यूम दे दिया है और बेस एरिया भी दे दिया है, जो नीचे का बेस एरिया है ना ये एरिया दे दिया है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि हाइट फाइंड आउट करो। यहाँ पे ना लेंथ दिया है ना ब्रेथ दिया, कुछ नहीं दिया है, मगर हाइट है ना। बेस एरिया का मतलब क्या हुआ, आप लोग ये समझ सकते हो, ये जो बेस है, बेस किसके जैसा दिख रहा है, तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं ना, ये बेस एरिया दिया हुआ है, ये जो बेस एरिया है ना ये असल में है क्या, ये है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और आपको हाइट मतलब हमें नहीं पता, लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू दे दिया है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय बेस एरिया, ठीक है। बेस एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ है, यहाँ पे h आ गया हमारा, तो उसका 275 डिवाइडेड बाय 25 जब आप करोगे, इसको अलग से डिवाइड कर लेना, आप लोग का आएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आप लोग ज़रूर से लर्न कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये सब इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और आपके एग्ज़ाम आपका जो बुक है उसमें जितने भी एग्जांपल्स क्वेश्चन होते हैं ना बुक में, वो आप लोग देखना। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जितने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, आप लोग के बुक में जितने कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें पिक्चर दिए हुए हैं ना, वो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है ना। a² + b ये ब्रैकेट में है, फिर a + b², मतलब ये क्या है, a को पहले हम इस पूरे के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये b को इस पूरे टर्म के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो a है इस पूरे टर्म के साथ इधर पहले लिख लिया है ना, फिर इस b को इस पूरे टर्म के साथ हम इधर लिखेंगे। उसके बाद a² × a क्या हो जाएगा, a³ होगा, फिर a² × b² क्या हो जाएगा, a² b² होगा, फिर b × a क्या होगा, ab लिखेंगे, हम सीधा कर देंगे उसको ba लिखने के बजाय।
उसके बाद b इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, बी क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रोडक्ट ही है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, बस डिफरेंस यही है। तो पहले ये जो a है इसको हम इस पूरे के साथ ऐसे लिखेंगे, पहले यहाँ ये वाला a यहाँ लिखेंगे और ये पूरा टर्म इधर, फिर ये जो b है फिर इस पूरे टर्म के साथ यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर ये c को यहाँ लिखेंगे और ये पूरा टर्म फिर c के बाद, मतलब ये a एक बार इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी एक इस पूरे टर्म के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, c इस पूरे टर्म के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर दो। a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, फिर ये प्लस 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 हो गया, ये भी प्लस 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 ही है, और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बी सी आ गया, फिर ये दोनों प्लस ही है तो ए सी, और ये फिर प्लस है तो बी सी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सी, दोनों दो सी सी आ गया, तो यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम करेंगे लाइक टर्म्स को एक तरफ, है ना, तो ए स्क्वायर, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे भी ए भी है, तो इन दोनों को इधर कर दिया, माइनस ए सी और प्लस ए सी यहाँ पे इधर आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस बी सी और प्लस बी सी यहाँ पे है, इन दोनों को इधर ले आए, फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, इसको लिख देंगे। यहाँ पे तो बहुत सारा कैंसिलेशन हो रहा है, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी, माइनस ए सी प्लस ए सी भी कैंसिल हो गया, और ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, मगर ए बी और ए बी दोनों प्लस होके हो जाएंगे 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देना है, ये बी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़, और माइनस सॉरी यहाँ पे सी स्क्वायर लिखना भूल गई थी, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट ये भी और एक सिंप्लीफाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब, इसको सिंप्लीफाई का मतलब भी सेम ही, आपको प्रोडक्ट ही करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये पहले इतना टर्म जो है ना, ये दोनों आपस में है मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में है मल्टीप्लाई, और फिर माइनस है और ये अलग से है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर अलग से इसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो इजी रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग पहले इसको, इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिखा इधर, उसके बाद ये a जो है, ये पूरे टर्म के साथ यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई होगा, और ये b फिर से इस पूरे टर्म के साथ इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर a इंटू 2a क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। उसके बाद फिर a को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3b के साथ, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, और 3b और a मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया, 3ab। फिर ये a और c दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका ac, और प्लस ही साइन रहेगा क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये हो गया। नेक्स्ट फिर से ये दोनों प्लस प्लस है, तो यहाँ पे प्लस 2ab हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। फिर ये b और माइनस 3b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों ही माइनस है तो माइनस, सॉरी एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। नेक्स्ट c और b मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा bc, और दोनों ही प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। उसके बाद 2a स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस 3ab है, यहाँ पे 2ab है, तो इसमें से एक 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब 1 भी हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखने से होगा, यहाँ माइनस बिठा देंगे। ठीक है, माइनस ab हो गया, और यहाँ पे है ac और कहीं पे है क्या, नहीं है, तो इसको नीचे लिख देंगे हम। 2ab का तो काम खत्म हो गया। 3b स्क्वायर, माइनस 3b स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, bc को हम यहाँ लिख देंगे एज इट इज़, बाकी सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये प्रोडक्ट का काम मतलब हमारा हो गया, इस पार्ट का काम मतलब हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम पहले अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2a माइनस 3b c था ना, इसका मतलब क्या है, असल में ये c जो है ना इधर है, मतलब यहाँ नहीं है, इसको मतलब कंफ्यूज करने के लिए पीछे दिया गया है। c एक बार 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ac प्लस माइनस यहाँ पे माइनस और 3bc हो जाएगा, है ना। 3c अगर इसके साथ इंटू होगा 3b के साथ तो 3bc हो गया। उसके बाद ये हो गया। अब हमें माइनस करना है क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था, है ना। पहले हम ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया था वो यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेते हैं, और इसके बदले हमें क्या मिला था, ऊपर में सॉल्व करके ये वाला पार्ट मिला था, तो ये हम लिख लेंगे, ये माइनस का साइन यहाँ, और उसके बाद इसको सॉल्व, इसके बदले हमें क्या मिला, ये
तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस है, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा ना, इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते। उसके बाद ये स्टार्टिंग का पार्ट अब ऐसे ही लिखोगे, ये माइनस है, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो अंदर वाले सबका साइन चेंज होगा। 2ac यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -3bc था तो यहाँ पे हो जाएगा +3bc। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे लाइक टर्म्स को एक तरफ करने हैं। ट्वाइस a स्क्वायर -ab -3b स्क्वायर प्लस bc, यहाँ पे bc ये है और एक ये है, तो ये दोनों इधर आ जाएगा, प्लस ac इधर और -2ac इधर कर दिया, ac वाले एक तरफ। 2a स्क्वायर कोई था नहीं तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, -ab उसका -3b स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, -ab को इधर लिख दिया। ये टर्म थोड़ा आगे पीछे होने से कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर प्लस bc और 3bc को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4bc, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, प्लस ac है और -2ac है। प्लस ac का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 1 है ना, और दोनों ac था तो मतलब -1ac भी लिख सकते हो या फिर ओनली ac भी लिखने से चलेगा, दोनों ही सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर एंड 2 मीटर्स 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मीटर। ये सारे आपके जो है ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिए गए हैं। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ़ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि उसने कितना सरफेस एरिया उसने पेंट किया, अगर उसने इस अलमारी को पेंट किया, सिवाय उसने ये जो एक तो देखने में पता चल रहा है ना, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल अलमीरा है जो भी है, ठीक है, कैबिनेट है, तो इसका उसने बेस में बस बॉटम में पेंट नहीं किया, बाकी सारा सरफेस एरिया में पेंट किया। तो एक सरफेस एरिया उसने छोड़ दिया नीचे का, बाकी सारा पेंट किया, तो उसने कितने एरियाज पेंट किए होंगे, 4 साइड्स और ऊपर का 5 फेसेस मतलब उसने पेंट किया, और एक फेस उसने छोड़ दिया जो कि बॉटम में है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पिक्चर में दे ही दिया है, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो रुखसार पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, तो इसका मतलब देखो थोड़ा यहाँ इमेज में आप लोगों को बता देते, उसने सारा पेंट किया ये बॉटम पार्ट को छोड़ के, बॉटम पार्ट का ये मतलब इतना पार्ट उसने छोड़ दिया। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एरिया पेंटेड कितना हम लोग कह सकते हैं, एरिया पेंटेड इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट। मान लो ये जो कैबिनेट है इसका जितना भी टोटल सरफेस एरिया है, उसमें अगर हम लोग पूरा सरफेस एरिया निकाल के अगर हम ये जो बॉटम का पार्ट है इसको हम उसमें से माइनस कर दे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कैबिनेट का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे फॉर्मूला पुट करके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ब्रैकेट देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो सेम यहाँ पे आप सारा पुट कर दोगे। उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। 2 1 जाए यहाँ पे 2, फिर 1 इंटू 1.5 ही आएगा, फिर 1.5 इंटू 2 हमारा आएगा 3। फिर इन सब को आप पहले प्लस कर लोगे, प्लस करने से आएगा 6.5, है ना। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे, इस तरह से पॉइंट डेसिमल की जगह पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। यहाँ कुछ नहीं है पॉइंट के बाद, तो यहाँ हम डाल देंगे 0, 3 4 5 6, इस तरह से 6.5 आएगा। फिर 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कैबिनेट का टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद हम बॉटम एरिया उसने ये किया था, कलर नहीं किया था, है ना। तो बॉटम का लेंथ और ब्रेथ ही है, एरिया हम लोग उसका निकाल लेते हैं, 2 इंटू 1 हो जाएगा, है कि ना। मतलब इसका सॉल्व कैसे हो जाएगा, मतलब अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया से ये 13 मीटर स्क्वायर में से इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 मीटर स्क्वायर को माइनस कर दें तो हमारा उतना पार्ट निकल जाएगा जितना में उसने पेंट नहीं किया था। तो एरिया शी पेंटेड इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस बेस एरिया। 13 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं ये और ही है, उसमें एक और में क्वेश्चन दिया गया था, वो देख लो। A cuboid is of dimension 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो ये भी क्यूबॉइड का ही सम है। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट मान लो, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइज 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्यूबॉइड है मानो, है ना,
जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे दिया गया है, और इसमें ही स्मॉल क्यूब्स आपको डालने हैं जिसका साइज़ कितना होगा, एक क्यूब है मतलब जिसका एक साइड है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे कितने सारे क्यूब्स हम ये जो पूरा है ना क्यूबॉइड, इसमें हम लोग कितने सारे क्यूब्स को फिट कर सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। फिर इस छोटे से क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के साथ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके आपका आएगा 97200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का क्या होगा, फॉर्मूला होता है ना साइड क्यूब का मतलब 6 क्यूब हो गया, मतलब 216 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। फिर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू कितने होंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 450। तो यही हो गया आंसर। नेक्स्ट है 16, आपका सिंप्लीफाई है, ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले है इधर 25 मल्टीप्लाइड बाई टी रेज टू द पावर -4, यहाँ पे है नीचे में डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू द पावर -8। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, जो इन सब को आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में पहले आपको लिख लेने से ईजी हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका 25 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना 5 स्क्वायर, है कि नहीं। ये 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, है कि नहीं। तो फिर देखो यहाँ पे हम 25 की जगह हमने लिखा 5 स्क्वायर, और ये इसके 5 रेज टू द पावर -3 एज इट इज़ लिखा, टी रेज टू द पावर -4, और यहाँ पे देखो ये पार्ट देखो बस, यहाँ पे टी रेज टू द -4 है डिवाइडेड बाय टी रेज टू द -8। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज़ कर सकते हो। जब आपका दोनों बेस सेम है और पावर्स अलग है और डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में हो जाएंगे डिवाइड, -4 और -8 आपस में हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो फिर इसको हम लिखेंगे ऊपर, इन दोनों बेस के बदले एक बेस लिखेंगे यहाँ पे टी, फिर ये -4 यहाँ पे लिखा, फिर माइनस का साइन, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ऐसा ही है, और फिर माइनस करेंगे क्या, इसमें से -8 को ही माइनस करेंगे, तो ब्रैकेट दे डालेंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस एक साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -8, और नीचे में हम लंबा सा डिवाइड का साइन देंगे, और इस 10 के बदले लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 1, क्योंकि 5 का कोई वैल्यू नहीं है ऊपर में तो हम 1 डाल देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 5 स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, 5 रेज टू द पावर -3 यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखेंगे, और ये पहले चेंज कर लेते, देखो -4 है, ये दोनों माइनस और माइनस ब्रैकेट खुलने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे हम प्लस, और ये 8 आ जाएगा इधर, और नीचे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये है 5 रेज टू -3, यहाँ पे है 5 रेज टू द पावर 1, और दोनों है आपस में मल्टीप्लाई। जब बेस सेम रहता है और पावर्स जो रहते हैं वो अलग रहते हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई रहता है, तो पावर्स दोनों हो जाते हैं आपका प्लस। तो यहाँ पे भी इसीलिए हमने लिखा -3 + 1 हो जाएगा, ये 1 जो था ना इधर आ जाएगा, और इन दोनों बेस के बदले एक 5 लिखा है यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे हो गया -3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 यहाँ पे साइड में रह गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर ये ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे, -4 और -8 को सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करके हो जाएगा आपका 4, है ना। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -3 था +1, 3 में से 1 जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो अब यहाँ पे ये दोनों तो अब कुछ नहीं हो सकता, है ना, टी का काम हो गया, 2 भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे मगर आप देख सकते हो बेस सेम है और आपस में ये दोनों है डिवाइड, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, फिर से माइनस हो जाएंगे उनके पावर्स। तो फिर से करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2 माइनस, फिर से ब्रैकेट में -2, ये -2, ठीक है, उसको माइनस करेंगे, फिर से माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 2 + 2 हो गया, और फिर यहाँ पे नीचे डिवाइड का साइन देंगे 2, T4 एज इट इज़ लिखेंगे, 2 + 2 यहाँ पे हो गया आपका 4, उसके बाद 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई T रेज टू द पावर डिवाइड बाई 2। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, मतलब 5 जो है ना
वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 5 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आएगा 625, और नीचे में 2 एज इट इज़ लिख देंगे और t रेज़ टू द पावर 4 को साइड में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग को भी आ सकता है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू दिया गया है, इसका मतलब क्या, ये वाला पार्ट जो है ना वो इसके इक्वल है, बराबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में बेस सेम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम है तो क्या हो गया, ऊपर का जो पावर्स है आपस में क्या होगा, डिवाइड है, तो आपस में होगा माइनस। तो हम लोग स्टेप आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख देंगे 5 रेज़ टू द पावर m माइनस, फिर ब्रैकेट में देखें -3, क्योंकि ये तो -3 था, इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5। जब इसको आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो यहाँ पे हो गया मतलब 5 रेज़ टू द पावर m + 3 है ना, इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5। अब देखो, आप दोनों में ही अब बीच में इक्वल्स टू है और दोनों का बेस सेम है, तो और पावर्स अलग अलग है और बीच में इक्वल टू है ना, डिवाइड है ना मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों 5 ना आपका कैंसिल हो जाएगा, बस बचे पावर्स, मतलब m + 3 इक्वल्स टू हो गया 5। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से आप लिख देना, द बेसिस आर द सेम ऑन बोथ द साइड सो देयर एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। उनका एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होना पड़ेगा फिर। तो m + 3 इक्वल्स टू 5 हो गया। फिर हम क्या करें, m को इधर ही रहने देंगे क्योंकि m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 को इधर कर देंगे, 5 - 3 हो जाएगा आपका 2। इसका मतलब m का जो वैल्यू कितना था, 2 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये जो हमने क्वेश्चन किया अभी, क्वेश्चन नंबर 16 का 2 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल रिक्वायर टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। अगर 15 वर्कर्स मिलके अगर एक ही काम को, एक वॉल को बिल्ड करना है, उसको 48 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, तो फिर कितने वर्कर्स लगेंगे सेम काम को करने के लिए 30 आवर्स में। तो ऑब्वियसली ये केस है इन्वर्स वेरिएशन का, जहाँ पे वर्कर्स बढ़ेंगे तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम कमेगा, अगर वर्कर्स कमेंगे तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ आवर्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग पहले तो ये पता कर लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ अ केस ऑफ क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है ना। इन्वर्स वेरिएशन के तरह में क्या होता है, पहले हम क्या फाइंड आउट करने बोला, हाउ मेनी वर्कर्स ना, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स बी x। हम x मान लेते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स और आवर्स दिए गए हैं, इन दोनों को हम इस टेबल में पुट कर लेंगे। फिर इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ वो इक्वल होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर। तो ये हम ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन्वर्स वेरिएशन आप लोग याद रखना, ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स होगा किसके बराबर, इन दोनों के मल्टीप्लाई के। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद x, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है, 30 को हम इस साइड भेज देंगे है ना। तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 15 हो गया डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू x। ये दोनों का जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 24। जैसे कि देखो 3 10 जा 30, 3 5 जा 15 है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो x का वैल्यू हो गया 24। तो इसका मतलब कितने वर्कर्स लगेंगे, 24 वर्कर्स लगेंगे। ठीक है, तो आ गया अब सेक्शन डी। तो ये सारे हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखना, केस बेस्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा ही है, अलग टाइप के भी आएंगे। तो इस टाइप के आ सकते हैं, अलग होंगे मगर इस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ प्लेग्राउंड इज़ इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। तो केस बेस में ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना होता है। तो यहाँ पे देखो एक प्लेग्राउंड है जिसका शेप कैसा है, स्क्वायर है। आप लोग रफ में ड्रॉ करते जाओगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन समझना। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, मान लो ये PQRS है तो हम डाल लेते हैं, सपोज PQRS है ये, और 256 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया मतलब अंदर का पार्ट जो है वो 256 मीटर स्क्वायर है।
विथ ईच साइड, इसका ईच साइड कितना दिया है, x+2 है, ठीक है। प्रॉपरली मेजर नहीं बताया कि इतना मेजर है उसका, x+2 दिया मगर अंदर का जो एरिया है वो बताया गया है। तो फिर देखो, वन डे सूरज along with his two friends Ajay and Aman went to play there with bicycle. Someone stole Suraj bicycle but Ajay and Aman helped him by contributing ₹4A and 60। इस तरह से अच्छा, किसी ने सूरज का बाईसाइकिल चुरा लिया तो उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, उसको इतना रुपीज़ भी अच्छे से पूरा नहीं दिया गया, रेस्पेक्टिवली टू बाय अ न्यू बाईसाइकिल। द कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल कितना था, 4200, 4200 रुपीज़ था कॉस्ट। तो फिर इस जो पैराग्राफ हमें दिया गया है, इस पैराग्राफ के ऊपर हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो, पहला पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स था कहाँ, एक्स था हमारा यहाँ, है ना। तो एक्स क्या था, वो प्लेग्राउंड का ईच साइड का आपका मेजर था, x+2 इस साइड का मेजर था, और एरिया भी हमें दिया गया है ना। तो हम लोग एरिया से तो फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 256 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन में दे दिया गया था एरिया। और एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना। तो साइड, ईच साइड दिया हुआ था ना x+2, है कि नहीं, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 256 हो जाएगा। तो साइड हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि वो है x+2, है ना। तो x+2 इक्वल्स टू x+2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 162, है ना। और फिर यहाँ पे जब ये स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है, 162 किसका स्क्वायर है, ये 16 का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 और इसका स्क्वायर, ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब आप लोग करके देख लेना, 162 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो वो आएगा आपका 16। फिर इसका स्क्वायर हट गया तो ये भी, इसका भी स्क्वायर हट गया, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना 16 स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हट गया, मतलब बच गया x+2 और 16। यहाँ पे लिखा 2x के साथ था प्लस, तो इधर आ जाने से हो जाएगा माइनस, 16 - 2 माइनस करेंगे तो हो गया 14। मतलब लेंथ ऑफ ईच साइड कितना निकल गया उस स्क्वायर प्लेग्राउंड का, वो निकल गया आपका 14। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है ये, अब साइड फाइंड आउट करने बोला है। तो साइड तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना था, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में साइड हमें दिया था x+2 दिया गया था, है ना। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया तो 14 मिल गया, तो साइड हो जाएगा आपका 14 + 2, तो हो गया मतलब 16, मतलब स्क्वायर का ईच साइड था 16 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए कहाँ था, फिर क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा, ये रहा, है ना, ये रहा ए। और यहाँ पे ये क्या था, ये दोनों तो रुपीज़ थे ना, जो उनके दोस्त ने सूरज को दिया था हेल्प करने के लिए, बाईसाइकिल फिर से लेने के लिए, और टोटल प्राइस भी दिया गया है यहाँ पे बाईसाइकिल का। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, इन दो प्राइजेस को हम प्लस करेंगे तो वो इसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, दोनों प्राइजेस को आप यहाँ लिखोगे और इक्वल्स टू आप दोगे 4200, 4a + 60, 6a + 10, 4a और 6a कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे, 4a और 6a हो जाएगा आपका 10a, 60 और 10 हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 4200। फिर 70 को इधर कर देंगे, 4200 से 70 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 41300। फिर 10 को इधर ले आएंगे, 4130 से अगर 10 डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया ना, 413। तो ए का वैल्यू हो गया आपका 400। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। तो फिर प्लेग्राउंड का पेरीमीटर कितना था, तो पेरीमीटर कैसा था हमारा, उससे हमें पहले जानना होगा कि हमारा प्लेग्राउंड कैसा शेप का था, वो था स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसा क्या होता है, 4 × साइड होता है ना। तो हमें तो इतना नहीं भी करने से होता है, क्योंकि हमने तो साइड पहले क्वेश्चन में निकाल लिया था ना, 16 था। तो आप लिखना पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 × साइड, है ना। साइड तो हमें पता था, 16 हमने निकाला ही था एक स्टेप में, जब हमने साइड ऑफ द प्लेग्राउंड निकाला था। तो 4 × 16 हो गया 64 मीटर्स। तो इस तरह से ये हो गया सॉल्व। इसी तरह के केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप लोग सारा अच्छे से देख लेना, प्रिपरेशन अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द विलेजर्स प्लान टू कंस्ट्रक्ट अ कम्युनिटी प्लेस टू होल्ड पंचायत समितिज मीटिंग इन द विलेज। तो कुछ विलेजर्स ने ये प्लान किया कि वो लोग क्या करेंगे, एक कम्युनिटी प्लेस बनाएंगे, एक जगह ऐसा बनाएंगे जहाँ पे पंचायती समिति मीटिंग्स करेंगे, पंचायत के मीटिंग्स गांव के वहाँ पे बिठाएंगे।
वो जो प्लेस है, द प्लेस, उस जगह पे 14 सिलिंड्रिकल पिलर्स लगाएंगे वो लोग, ठीक है। और ईच पिलर हैज़ बेस ऑफ रेडियस, पिलर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, और 14 ऐसे रहेंगे बहुत सारे, और ईच पिलर हैज़ बेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 मीटर। और ईच पिलर का जो ये बेस है ना, उसका रेडियस कितना था, 50 था, और ये जो फुल हाइट है वो है आपका कितना दिया हुआ है, 10 मीटर्स है, ठीक है, और रेडियस है कितना इधर, 50। नेक्स्ट, फ्लोर एंड रूफ आर क्यूबॉइड्स हैविंग डायमेंशंस 10। अच्छा, फ्लोर और रूफ जो भी है ना, वहाँ का जो एरिया है उसका डायमेंशंस कितना है, 10 × 10 × 25, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर सेड दैट द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ एंड फ्लोर इज़ ₹60 पर मीटर स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन, जो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, उसने बताया कि रूफ और फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो 60 पर मीटर स्क्वायर एरिया पे वो लोग करेंगे, ₹60 लेंगे पर मीटर स्क्वायर एरिया का, ठीक है। और पेंटिंग का पर मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का है 20, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द टोटल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स, सारे पिलर्स का टोटल लेटरल सरफेस निकालने बोला है। लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस होता है बॉटम और टॉप को छोड़ के ये जो पार्ट है, राउंड पार्ट होता है ना, उसको ही फुल, मतलब पूरा, मगर इस राउंड पार्ट ही, बॉटम और टॉप का एरिया आपको नहीं पकड़ना है, तो इसको कहते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल लेटरल सरफेस एरिया। तो एक पिलर का पहले निकालने बोला है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें जानना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो 2πr/h में देखो रेडियस हमें चाहिए और हाइट हमें चाहिए, है ना। रेडियस और हाइट दोनों हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में। रेडियस दिया गया था आपका 50 सेंटीमीटर और हाइट था 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे 50 / 100 मीटर्स, और यहाँ पे 10 तो मीटर में ही है तो उसको नहीं कन्वर्ट करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द वन सिलेंडर का पहले एक का निकाल लेते हैं, 2πr/h में पुट करेंगे, 2 × π × r × h, यहाँ पे 2, फिर पाई का वैल्यू, r का वैल्यू लिखेंगे 50 / 100, है ना, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, और 10 एज इट इज़ रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 220/7। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 0 भी कट जाएगा, है ना। अब कैंसिलेशन आप लोग खुद से कर लेना, आपका ये आ जाएगा, फिर टोटल सरफेस एरिया इतना आएगा। फिर 14 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 440 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर्स, पिलर्स को पेंट करने का कितना आएगा। देखो क्वेश्चन में दिया गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिलर आ गया हमारा 440 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर का था 20 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 440 मीटर्स को हो जाएगा 20 × 440। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 8800। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द रूफ एंड द फ्लोर, दोनों का वॉल्यूम ऑफ द रूफ एंड द फ्लोर दोनों का साथ में निकालने बोला है, ठीक है। तो देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो क्वेश्चन में दिया गया था, लेंथ था 10 मीटर्स, ब्रेथ था 10 और हाइट दिया था 25 सेंटीमीटर्स। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे /100। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ द रूफ निकाल लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 0 इसके साथ, तो बचा ओनली 25, मतलब 25 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ द रूफ। और बोला है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ द रूफ और वॉल्यूम ऑफ द फ्लोर दोनों ही सेम है, ठीक है। तो फ्लोर का भी ऑब्वियसली 25 मीटर क्यूब ही होगा, तो और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 50 मीटर क्यूब, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम पूछा ना क्वेश्चन में, रूफ और फ्लोर दोनों का मिला के कितना होगा, तो 25 मीटर क्यूब और ये 25 मीटर क्यूब दोनों को प्लस करके हो जाएगा 50 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फ्लोर एंड द रूफ, फ्लोर और रूफ दोनों को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट कितना आएगा। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पर मीटर स्क्वायर था आपका ₹60, है ना, 60 था। तो हमें फ्लोर और रूफ दोनों को कंस्ट्रक्ट कराने होगा ना 50 के, तो इसको हम लोग 60 को डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3000। तो ये हो गया, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चंस वैसे देखने में हार्ड लगता है, मगर आप लोग जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, उसका डायग्राम बना लेना अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो, है ना, और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे और एक एक करके सॉल्व करने से आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व कर सकोगे।
तो ये क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। A hotel has 320 rooms and 32 cleaners to maintain them with full capacity of staff. It took 2 hours to clean all the rooms. देखो एक होटल है जिसमें 320 रूम्स है और उसमें साफ़ सफाई करने के लिए 32 क्लीनर्स है, और उस 32 क्लीनर्स जो सारे मिलकर जब काम करते हैं 320 रूम्स को साफ़ करते हैं, उनको पूरे 2 आवर्स लगते हैं। तो इस 2 लाइंस के बेस पर कुछ क्वेश्चंस है तो इनको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, ईशान कहता है the number of cleaners available in the hotel is directly proportional to the time taken by them to clean the rooms। और मीरा कहती है the number of cleaners available in the hotel is inversely proportional to the time taken by them to clean the rooms। तो ईशान कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर होटल के रूम्स बढ़ेंगे तो क्लीनर्स भी बढ़ेंगे, है ना, टाइम भी बढ़ेगा, ऐसा है। और होटल के रूम कमेगा तो क्लीनर्स को कम समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा काम करने के लिए। मीरा कहती है इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली इन्वर्स ही होगा, क्योंकि जब क्लीनर्स, जब 32 क्लीनर्स है, जब वो लोग काम करेंगे, जब उनका टाइम जो है, जब उनका रूम्स ज़्यादा रहेगा, 32 क्लीनर्स ही है, तो वो लोग 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। अगर क्लीनर्स को हम कमा देंगे तो उनका समय जो है वो ज़्यादा लगेगा, और क्लीनर्स को बढ़ा देंगे तो उनका समय कम लगेगा। तो जब इन्वर्स इस तरह से बढ़ना कमना होता है, एक क्वांटिटी का बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी कमता है, तो उसको हम कहते हैं वो इन्वर्स वेरिएशन है। तो इनमें सही कौन बोल रहा है, तो इनमें जो है ना वो मीरा सही बोल रही है। तो हु इज़ करेक्ट, तो यहाँ पे हम देंगे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। रोमन नंबर 2 देखते हैं। Equal number of rooms are allotted for each staff member for cleaning. How many rooms each cleaner had to maintain? तो क्वेश्चन में बताया गया है कि इक्वल नंबर ऑफ़ रूम्स, हर क्लीनर को इक्वल नंबर ऑफ़ रूम्स को क्लीन करना होता है। तो आपको बताना है कि हर क्लीनर कितने रूम्स को क्लीन करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे डायरेक्टली डिवाइड। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कितने रूम्स थे, टोटल 320 थे, है ना, और क्लीनर्स कितने थे 32। तो 320 को 32 से करेंगे डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 10, मतलब ईच क्लीनर 10 रूम्स को क्लीन कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होटल एडमिनिस्ट्रेशन हायर्ड 8 मोर क्लीनर्स, व्हाट इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ रूम्स मेंटेन बाय ईच क्लीनर। तो होटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, 8 मोर क्लीनर्स। तो पहले से कितने थे, 10 थे, है ना, सॉरी 32 थे। तो होटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि और 8 जन को ले लिया काम पे। तो कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 40, है ना, 32 + 40 कितने, 8 हो गया, 40 क्लीनर्स हो गया, और रूम थे 32, 320। तो यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में डिवाइड होना चाहिए था। आप डिवाइड का साइन यहाँ पे डाल लेना, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन होना चाहिए था। 320 डिवाइडेड बाय 40, जब 320 को 40 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 40 क्लीनर्स हो गए, रूम तो 320 ही थे, ये 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 8 30। तो अब नेक्स्ट 8 और क्लीनर्स लेने के बाद क्या हो जाएगा, हर क्लीनर 8 रूम्स को साफ़ करेंगे। तो कितना डिक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ़ रूम्स डिक्रीज़। पहले वो लोग 10 रूम साफ़ कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम 8 रूम को साफ़ करेंगे, तो 10 - 8 हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी रूम्स हैज़ टू बी क्लीन इन एन आवर बाय ईच क्लीनर आफ्टर द इंक्रीज नंबर ऑफ स्टार। तो फिर पहले तो वो लोग 2 घंटे में साफ़ कर रहे थे पूरे के पूरे, है ना, 32 क्लीनर्स। तो अब कितना समय लगेगा, अब तो 8 क्लीनर्स और बढ़ गए थे। तो देखो, नंबर ऑफ़ रूम्स टू बी क्लीन इन 2 आवर्स, 2 घंटे में रूम कितना क्लीन कर रहे थे एक क्लीनर, 8, है ना। तो नंबर ऑफ़ क्लीन 1 घंटे में कितना क्लीन करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 8 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4। तो मतलब अब जो है, अब 4 क्लीनर्स मिलके एक रूम को 1 घंटे में साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हो गया ये आपका पेपर सॉल्व पूरा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे ही एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप लोग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं इसी तरह के और भी आप लोग के क्लास केंद्रीय विद्यालय के ज़्यादातर मेनली जो बच्चे हैं उन सब के लिए ये ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगे CBSE के लिए। ठीक है, और आप ये मैथ्स का डाला, मैं और भी आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स है, साइंस है, सोशल हो गया, उन सब के भी डालने वाली हूँ। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगा होगा तो लाइक करके बताना कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट अभी भी बचा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।